हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अशोक कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो मैं क्वेश्चंस पेपर लेकर आया हूं, ये है हरियाणा के अंदर पीछे जो 14 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 14 मार्च को असिस्टेंट लाइनमैन का एएलएम का। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर थी 11/2019, कैटेगरी नंबर 2 का ये एग्ज़ाम हो गया था। 14 तारीख को क्या है, 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये हमारे पास क्या है, मॉर्निंग सेशन का डिटेल से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। मॉर्निंग सेशन का हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर है जिसको हम डिटेल से पूरा क्या है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे और इनके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी को पता ही होगा, जो हरियाणा के अंदर एग्ज़ाम होता है, जैसे कि टेक्निकल एग्ज़ाम है ये हमारे पास है, तो इसमें टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन तो होते हैं हमारे पास नॉन टेक्निकल और 40 क्वेश्चन क्या होते हैं, टेक्निकल के होते हैं, जो कि क्या है, काफ़ी बड़ा रेशो रखता है, 40 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। हमारे पास टेक्निकल क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए। सबसे पहले क्या पूछ रखा है इसमें भी, एक जो एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर के अंदर ड्राइविंग सिस्टम होता है और कौन सा सिस्टम हमारे पास होता है, एक रजिस्टरिंग सिस्टम होता है, एक इसमें कौन सा और सिस्टम होगा। तो इनमें आपको बताना है जो एनर्जी मीटर है उसकी बनावट में हम किस किस तरह के पार्ट यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो एनर्जी मीटर है इसके बारे में पूरा हम निचोड़ देख लेते हैं। एनर्जी मीटर क्या होता है, कौन कौन सी इसके अंदर मैग्नेट यूज होती है, डिटेल से इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद जितने भी इसके क्वेश्चन बनेंगे वो आप आसानी से क्या है, इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एनर्जी मीटर के ऊपर लेके चलता हूँ। तो चलते हैं एनर्जी मीटर के साथ। तो यहाँ पर आपको एक एनर्जी मीटर की कंप्लीट जानकारी दिखाई दे रही होगी। ये जो मैंने पूरी डिटेल क्या अच्छी तरह से इनकी बना रखी है, ठीक है, जो हमारी बुक है उसमें डिटेल से मैंने इनको दे रखा है, पूरी डिटेल से जानकारी लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास, जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर है उसके बारे में देखते हैं। आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप का हमारे पास इसका जो है वो डायग्राम बनता है। एनर्जी मीटर के अंदर एक हमारे पास होती है शंट मैग्नेट और एक हमारे पास होती है सीरीज मैग्नेट। सबसे पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों पार्ट रहेंगे, एक तो होता है शंट मैग्नेट, एक होता है सीरीज मैग्नेट। और यहाँ पर बीच में हमारे पास एक होती है ब्रेकिंग मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, जो हमारे पास शंट मैग्नेट होती है और सीरीज मैग्नेट है, यानी कि सीरीज मैग्नेट को देखें तो ये होती है यू आकार की। और एक क्वेश्चन और बनता है जो यहाँ पर आपको क्या है, जो ब्रेकिंग मैग्नेट का आकार पूछ ले तो ये हमारे पास क्या होती है, जैसे सी आकार की ब्रेकिंग मैग्नेट होती है। ओके, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। उसके बाद क्या है, जो शंट मैग्नेट है इसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर कॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास सीरीज मैग्नेट है इसको हम बोलते हैं करंट कॉइल भी बोलते हैं, सीरीज मैग्नेट को। यहाँ पर जो हमारे पास ब्रेकिंग मैग्नेट है जो कि एल निको की होती है, परमानेंट जो हमारे पास मैग्नेट है उसके अंदर ये टाइप होता है, एल निको हमारे पास बनता है परमानेंट मैग्नेट जो बनेगा। इसके अंदर बीच में दे रखी है एक एल्यूमिनियम डिस्क, ठीक है, जो रोटेट करती है। और यहीं पर आपको एक शेडेड रिंग दिखाई दे रहा है, जो हमारे पास शंट मैग्नेट होगा उसका जो बीच का जो लिम्ब होता है उस पर हमारे पास ये शेडिंग रिंग लगाते हैं। ठीक है ना, तो इनके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, क्या क्या होता है, सारी बातें देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है, इसके अंदर हमारे पास एक होता है मूविंग सिस्टम, एक होता है ब्रेकिंग सिस्टम, एक होता है इसके अंदर काउंटिंग सिस्टम, और एक होता है इसके अंदर ड्राइविंग सिस्टम, एक होता है इसके अंदर रजिस्टरिंग सिस्टम। तो ये मैंने आपको 4-5 इसके अंदर सिस्टम बताए हैं, इसकी बनावट में यूज होते हैं। मूविंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम, फिर काउंटिंग भी करता है और रजिस्टरिंग भी करता है ये। ठीक है ना, ये सारे इसके अंदर सिस्टम होते हैं। ओके, उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, जो हमारे पास एनर्जी मीटर जो होता है वो एक इंटीग्रेटेड टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड क्या है, टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ना कि ये क्या है, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होगे, ध्यान रखना है। हमारे पास जो एनर्जी मीटर है वो एक इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है एनर्जी को ऐड करना। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐड करना। जैसे कि हमारे घर के अंदर जो एनर्जी मीटर लगा होता है, जैसे कि आज की रीडिंग है, कल देखेंगे तो आज वाली रीडिंग उसके अंदर ऐड हुई मिलेगी आपको। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो हमारे पास एनर्जी मीटर है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जो सीरीज मैग्नेट है वो यू आकार की होती है और मोटे तांबे का तार होता है ये। ठीक है ना, तांबे के टर्न इस पे लपेटे होते हैं। और जो ब्रेकिंग मैग्नेट है उसकी शेप कौन सी होती है, हमारे पास सी आकार की शेप यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास, मूविंग सिस्टम।
जो हमारे पास प्रकार एनर्जी मीटर होगा, यानी कि जो जिसके अंदर मूविंग सिस्टम होता है, यानी कि जो डिस्क घूमती है, रोटेटिंग सिस्टम जो होगा, घूमने वाला जो सिस्टम होगा हमारा, मूविंग सिस्टम होगा, उसमें क्या होती है, रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क लगी होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे हमें क्या दे रखा है, ये नाम मैंने आपको बता दिया। जो शंट मैग्नेट होती है उसको हम प्रेशर कॉइल या फिर पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं। ये हमारे पास क्या है, मूवेबल होती है, और यहाँ पर क्या है, इसका क्या है, हाई इंडक्टिव होता है, ठीक है ना। ये हाईली इंडक्टिविटी होती है इसकी, ठीक है ना, हाईली इंडक्टिवली होती है। और आगे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, तो सीरीज मैग्नेट है वो क्या होती है, करंट कॉइल होता है, जो कि क्या है, एक लो रेजिस्टेंस की होती है, जो फिक्स्ड कॉइल हो हमारे पास होती है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है हमारे पास, थोड़ी सी बातें और जानते हैं इसके बारे में। अगर पोटेंशियल कॉइल जो है हमारे पास, पोटेंशियल जो कॉइल है वो अगर बहुत ज़्यादा इंडक्टिव होगा तो मीटर सही से रीडिंग नहीं दिखाएगा। मान लीजिए हमारे पास ये हाईली इंडक्टिवली होता है, तो ये हमारा मीटर क्या है, सही से रीडिंग नहीं दिखाएगा, इसलिए हमें क्या है, इसको कम इंडक्टिवली बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर एनर्जी मीटर तेज चल रहा है तो हम क्या करेंगे, परमानेंट मैग्नेट और एल्यूमिनियम डिस्क के बीच की दूरी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिससे क्या है, ब्रेकिंग टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा और स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या दे रखा है, डीसी एनर्जी को एम्पियर हावर से मापते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। और आगे क्या दे रखा है यहाँ पर, शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कॉइल है सप्लाई से जुड़ा है, ठीक है ना। जो हमारे पास शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी कि ये जो हमारे पास शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, यानी कि सप्लाई से जोड़ते हैं। यहीं पर हमारे पास क्या है, मीटर के पावर फैक्टर को एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पर आपको मैंने बताया था एक शेडिंग रिंग होता है, जो क्या करता है, मीटर का जो पावर फैक्टर होता है ना, पावर फैक्टर, उसको एडजस्ट करने के लिए काम आता है कौन, शेडिंग रिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मीटर कांस्टेंट क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, मीटर कांस्टेंट को लिखते हैं के से, और के बराबर क्या होता है, एन बटा में क्या है, ऊर्जा। एन का मतलब क्या है, घुमावों की संख्या, और बटा में क्या है, ऊर्जा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास क्या है, एडी करंट के द्वारा क्या है, ब्रेकिंग टॉर्क बनता है। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, जो हमारे पास एडिंग जो करंट होता है, एडी करंट होगा, उसके कारण ही क्या है, इसके अंदर ब्रेकिंग टॉर्क बनेगा। और हमारे पास जो ब्रेकिंग टॉर्क है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ब्रेकिंग टॉर्क है वो क्या है, समानुपाती होता है किसके, स्पीड के, ठीक है ना। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जो हमारे पास ब्रेकिंग टॉर्क है वो किसके समानुपाती होता है, स्पीड के समानुपाती होता है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर हमारे पास जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाए किसके, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर हो जाए किसके, जो हमारे पास है टीबी के, यानी कि ब्रेकिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है, तो हमारे पास क्या है, स्पीड क्या हो जाएगी, स्थिर स्पीड हो जाती है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको एनर्जी मीटर की कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन उठेगा, ठीक है ना। आप इतना ही अच्छी तरह से पढ़ लेते हो तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्हीं में से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चंस क्या है, 100% देखने को मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के सेट पर, देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं। चलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक एनर्जी मीटर में, एनर्जी मीटर के अंदर क्या क्या होता है, एनर्जी मीटर में ड्राइविंग सिस्टम होता है, मूविंग सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है, एक काउंटिंग सिस्टम भी होता है, और हमारे पास एक होता है रजिस्टरिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये सारे सिस्टम इसके अंदर होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन इसके अंदर क्या है, सी सही होगा। इसके अंदर हमारे पास एक समानांतर सिस्टम नहीं होता, इससे ऑप्शन कट हो रहा है। एक हमारे पास सीरीज सिस्टम नहीं होता, ये तो सीरीज और समानांतर तो मैग्नेट होती है। और एक हमारे पास इसके अंदर ये ऑप्शन भी कट हो रहा है, शंट सिस्टम भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसके जरिए आपने क्या है, कंप्लीट जानकारी ले ली है एनर्जी मीटर की। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ये मैं मानता हूँ। एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल से देखेंगे, और इनके आसपास के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो टाइम जरूर लगेगा। बस आपको डिटेल से मैं क्या है, सारी जानकारी मैं इनकी बता दूंगा, ठीक है। बस आप हमारे साथ बने रहिए, और जल्दी क्या है, आपको जो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि आफ्टरनून का, उनका भी मैं आपको डिटेल से सॉल्यूशंस करवाऊंगा, ओके। तो आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, एनर्जी मीटर से ही रिलेटेड है। किस ऊर्जा मीटर के सिस्टम में रोटेटिंग एल्यूमिनियम डिस्क, ये मैंने आपको अभी बताया था, हमारे पास कौन सा ऐसा एनर्जी मीटर होगा जिसके अंदर घूमने वाली एल्यूमिनियम डिस्क होगी, तो वो तो मूविंग सिस्टम ही होता है। तो ये हमारे पास राइट आंसर इसका क्या होता है, बी हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो भी एनर्जी मीटर से ही रिलेटेड है। तो आप समझ सकते हो एनर्जी मीटर से कम 4-5 क्वेश्चन क्या है,
एएलएम के एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एनर्जी मीटर का। यहाँ पर क्या दे रखा है देखिए, हिंदी में चलते हैं। इसके अंदर क्या है, एक एनर्जी मीटर में जब चुंबकीय क्षेत्र एडी करंट पर परस्पर प्रभाव डालता है तब क्या होता है, तब आप सभी को पता होना चाहिए, जब हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कोई एडी करंट पर प्रभाव डालेगा तो उसके अंदर एक क्या बनेगा, उसके अंदर एक टॉर्क बनेगा, यानी कि बल बनेगा। इस टॉर्क के कारण ही क्या है, हमारे पास है वो डिस्क क्या है, घूमने लगती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको बिल्कुल जायज दिखाई दे रहा होगा। सही तरह से हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, डी होता है, ठीक है ना। और ऑप्शन देखें तो और ऑप्शन तो वैसे ही कट हो रहे हैं, जैसे कि हमारे पास क्या है, ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न होता है, ये बात तो ठीक है, मानते हैं यहाँ तक तो। बल लगाता है, ठीक बात है। रोटेटिंग डिस्क को रोकने के लिए नहीं होता, ये घुमाने के लिए होता है, यहाँ पर भी घूमने से रोकता है, ये भी इसका ऑप्शन गलत हो रहा है। और इसको 90 डिग्री पीछे छोड़ता है, हमारे पास ये नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन नंबर डी है। अगर किसी ऑप्शन में आपको डाउट लगे तो आप क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करोगे, ऑप्शन कट करके देखिए, ठीक है ना। तो इसमें दो ऑप्शन तो हमारे पास बिल्कुल जायज दे रखे हैं, ये तो हमारे पास वैसे ही कट हो रहे हैं। अब इन दोनों में आपको देखना है, तो इन दोनों में हमारे पास क्या 90 डिग्री पीछे कभी नहीं होता हमारे पास, तो इस कारण क्या है, हमारे पास ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा दे रखा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है 54 नंबर, जो कि एनर्जी मीटर से ही रिलेटेड है। यहाँ पर क्या दे रखा है, शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट ड्राइविंग सिस्टम में कैसे जुड़ा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास शंट जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो ड्राइविंग सिस्टम में कैसे जुड़ा होता है, ये आप देख सकते हो, मैंने आपको बता भी दिया था कंप्लीट। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास शंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको हम डायरेक्ट क्या है, सप्लाई देते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि वितरण से जोड़ते हैं, सप्लाई से जोड़ दिया, जो कि मैंने आपको बताया था। ऊपर हमारे पास शंट मैग्नेट होती है, ठीक है ना, इस तरह से शंट मैग्नेट, यहाँ पर बीच में लिंब था और नीचे हमारे पास क्या है, इस तरह से ये सीरीज मैग्नेट थी। तो इसको हम जोड़ेंगे डायरेक्ट सप्लाई से, यानी कि पॉजिटिव से, यहाँ से हमारे पास नेगेटिव होता है। तो डायरेक्ट सप्लाई से किसको जोड़ रहे हैं, हम शंट मैग्नेट को जोड़ रहे हैं। और इसी के साथ क्या है, जो हमारे पास आप सभी को ध्यान रखना है, जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है, समानुपाती होती है किसके, करंट के, इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या दे रखा है, 55 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण दूसरे नियम के, दूसरा नियम यहाँ पर पूछ लिया, अभिव्यक्ति चुने, इनमें से कौन सा होगा हमारे पास। तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ फैराडे के नियम के बारे में। फैराडे के क्या है, हमारे पास दो नियम होते हैं, एक तो हमारे पास फैराडे का फर्स्ट नियम है, एक हमारे पास क्या है, फैराडे का सेकंड नियम है। फैराडे का फर्स्ट नियम क्या बोलता है, फैराडे का फर्स्ट नियम यही बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई चुंबकीय क्षेत्र है नॉर्थ और क्या है, ये मान लेते हैं साउथ। हमेशा आपको पता है चुंबकीय लाइनें नॉर्थ से निकलेगी और कहाँ पर इंटर करती है, साउथ में इंटर करती है, ठीक है। नॉर्थ से निकलकर कहाँ जाती है, साउथ में जाती है। और अगर हम इनके बीच में कोई क्या रख दें, एक चालक तार को रख देते हैं, चालक कुंडली को रख देंगे, और ये चालक तार क्या करेगा, इन चुंबकीय लाइनों को कट करेगा, तो इसमें क्या बन जाता है, कि ईएमएफ बन जाता है, ठीक है ना। ये हमारे पास फैराडे का फर्स्ट नियम होता है। उसी के बाद फैराडे का दूसरा नियम क्या बोलता है, जो हमारे पास ईएमएफ बना था, जो हमारे पास ईएमएफ बना था उसका कितना हमारे पास परिमाण होगा, कितना मैग्नीट्यूड होता है, ये होता है हमारे पास माइनस एन डी फाई बटा में क्या होता है, डी टी होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, माइनस एन डी फाई बटा में डी टी होता है। तो आपको इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट होगा, ओके। तो ये मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया, फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। उसके बाद हमारे पास कौन सा दे रखा है, एक आपको यहाँ पर दे रखा है ट्रांसफॉर्मर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, फेरो रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर रेगुलेटर क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है ना। अगर आप सभी को इनके बारे में थोड़ा सा पता है, क्योंकि नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं ना वो सिंपल ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन काफ़ी घुमा कर दे रखा है। ये मैं मानता हूँ थोड़ा सा ये जो एग्जाम था वो थोड़ा सा क्या लेवल का पूछा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर क्या आपको फेरो रेजोनेंट पूछ ले, जो हमारे पास फेरो रेजोनेंट जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है, इसके बारे में बात करें थोड़ी सी, मैं आपको इनकी जानकारी दे देता हूँ, चलते हैं इसके साथ में। तो यहाँ पर आपको फेरो रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में कंप्लीट मैं आपको डिटेल देना चाहता हूँ। देखिए तो हमारे पास क्या दे रखा है इसके अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, यानी कि सीवीटी बोलते हैं। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, जो हमारे पास फेरो रेजोनेंट ट्रांसफॉर्मर था उसको हम क्या बोलते हैं, सीवीटी बोलते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। इसके अंदर क्या है, यह विशेष बनावट का मैग्नेटिक ट्रांसफॉर्मर है और जिसकी सेकेंडरी में क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, काफ़ी बच्चे क्या है इनके बारे में नहीं जानते।
इसके अंदर क्या दे रखा है, जो हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है जिसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। और इसे फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर रेगुलेटर भी कहते हैं, ये हमें पूछा गया था। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग कोर जो है वो क्या होती है, इसके अंदर सैचुरेटेड रहती है, और प्राइमरी वाइंडिंग कोर जो है वो क्या होती है, अनसैचुरेटेड होती है। ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रखा है इसके अंदर देखिए, उसके बाद दे रखा है इसे सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कैपेसिटर लगाया जाता है, ये हमने जोड़ दिया, यानी कि कैपेसिटर जोड़ रखा है सेकेंडरी वाइंडिंग में, और सेकेंडरी करंट बढ़ा देंगे। ठीक है ना, सेकेंडरी करंट इसके अंदर बढ़ेगा तो इसका जो सेकेंडरी फ्लक्स क्या है वो क्या रहेगा, सैचुरेट रहता है। ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यह पावर सप्लाई रेजिस्टेंस या फिर डीसी लोड के लिए ही क्या है, ये प्रयोग होता है। ठीक है ना। और इस ट्रांसफार्मर में क्या है, लगभग जो वोल्टेज रहेगी वो क्या रहती है, इसके अंदर कांस्टेंट रहती है। अगर कोई भी दोष भी इसके अंदर आ जाए, यानी कि कोई भी इसके अंदर हानि भी हो, तब भी इसके अंदर जो वोल्टेज है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है। ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी बताई है किसके बारे में, फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर, जिसे हम कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ओके, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 56 नंबर, जो आपको दिखाई दे रहा है, फेरो रेजोनेंट ट्रांसफार्मर रेगुलेटर किसे कहते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर को कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, हमारे पास दे रखा है कि विभिन्न शीतलन विधियों को लागू करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रकार जिसका आकार 25 kVA है, तो उसके अंदर हम कौन सी विधि चुनेंगे जिसको क्या है, हम कूलिंग के लिए उपयोग करते हैं। तो ये आप सभी को पता है, 25 kVA तक हम क्या करते हैं, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर हम चुनते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है उसको हम चुनते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, इसमें दिया गया है 58 में, ट्रांसफार्मर में यदि वोल्टेज माध्यमिक वोल्टेज यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास ज़्यादा होती है, सेकेंडरी वोल्टेज ग्रेटर देन हो किससे, प्राइमरी वोल्टेज, तो यह सभी को पता है क्या होगा, स्टेप अप होगा। अगर हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज है वो कम होती है किससे, प्राइमरी वोल्टेज है, तो वो कौन सा हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या दे रखा है हमें, उसके बाद दे रखा है यदि विद्युत मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे, तो इसे हम क्या कहते हैं, जनरेटर ही कहेंगे। ठीक है, और अगर हम विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मोटर कहते हैं। ठीक है ना। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर सिर्फ वोल्टेज लेवल को कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है ना, वोल्टेज लेवल को क्या है, ये कम ज़्यादा करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड खालिस्तान के द्वारा दी जाती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होती है और पी क्या है, हमारे पास पोल होते हैं। तो ये आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, NS बराबर क्या होता है, 120F बटा क्या है, P है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और इसी के साथ में क्वेश्चन क्या बनेगा एक्स्ट्रा, उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन यही बनेगा कि आपके पास अगर सिंक्रोनस स्पीड जो है उसको आपको कम ज़्यादा करना है, तो आप कौन कौन से क्या है इसके अंदर जो घटक है उनको कम ज़्यादा करोगे, तो फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करेंगे तब भी हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अगर पोल को भी हम कम ज़्यादा करेंगे तो भी हम स्पीड को क्या है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या दे रखा है, वेव वाइंडिंग, डीसी मशीन के अंदर वेव वाइंडिंग में समांतर पथ कितने होते हैं, ये तो आप सभी को ही पता होगा। वेव वाइंडिंग के अंदर क्या है, समांतर पथ 2 होते हैं। और लेप वाइंडिंग की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, ए और पी दिखाई दे रहा है लेप वाइंडिंग के नाम के अंदर, तो ए बराबर क्या होते हैं, पी होते हैं, यानी कि जितने हमारे पास इसके अंदर पोल होंगे उतने ही क्या होंगे, इसके अंदर समांतर पथ बनेंगे, किसमें, लेप वाइंडिंग में। और वेव वाइंडिंग की बात करें, वेव वाइंडिंग की बात करें तो इसके अंदर क्या है, समांतर पथ कितने होते हैं, 2 होते हैं, फिक्स ध्यान रखना है। ठीक है, और वेव वाइंडिंग को हम क्या है, हाई वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, और लेप वाइंडिंग को हम क्या है, हाई करंट के लिए यूज़ करते हैं। सिंपल सी ट्रिक भी आपको ध्यान रखनी है, वेव के अंदर आपको नाम दिखाई दे रहा है, वी से आप ध्यान रखोगे हाई वोल्टेज के पर्पज़ के लिए, और लेप वाइंडिंग को आप ध्यान रखोगे हाई करंट के पर्पज़ के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है 62 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीसी मोटर के अंदर जो हमारे पास रोटर हमारा घूमता है, आर्मेचर घूमता है, उसके अंदर जो बल लगता है, वो जो बल है वो किस की वजह से लगता है, हमारे पास क्या होता है बल, तो बल आपको पता होना चाहिए BIL,
साइन थीटा आपको ध्यान रखना है। बी हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स घनत्व होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व। आई क्या होता है, करंट होता है। एल क्या हो गई, हमारे पास लेंथ हो गई, चालक की लंबाई हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर साइन जरूर याद रखना आप, साइन यहाँ पर ध्यान रखना है। कोस हमारे पास नहीं आएगा, साइन आएगा इसके अंदर साथ में। और इसके अंदर क्या होता है, अलग सी बात है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व है यानी कि बी है, इसकी इकाई आपको पूछ ले तो इकाई क्या होती है, वेबर बटा में क्या है, मीटर स्क्वायर हमारे पास इसकी इकाई होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए, सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक का उदाहरण दीजिए। तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, पहले पूरी जानकारी देते हैं। क्या होता है हमारे पास, एक तो होता है हमारे पास पैसिव एलिमेंट। ठीक है, पैसिव एलिमेंट। एक होता है हमारे पास एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट की बात करें, तीन होते हैं हमारे पास, आर, एल और सी। ठीक है ना, जो कि पावर को क्या खपत करते हैं, ना कि डिलीवर करते हैं। और एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, हमारे पास जितने भी हमारे पास सेमीकंडक्टर पदार्थ होंगे, सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, या फिर हमारे पास जितने भी ट्यूब जो डिवाइस होंगे, ट्यूब हो हमारे पास होती है। ठीक है ना, जैसे कि वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है ना, तो वैक्यूम ट्यूब भी कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक्टिव कैटेगरी के अंदर। सेमीकंडक्टर डिवाइस, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गए, बीजेटी, यूजेटी, एससीआर, सारे किस में आएंगे, हमारे पास एक्टिव कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें कौन सा हमारे पास सक्रिय इलेक्ट्रॉनिक घटक है, तो वो है ट्रांजिस्टर। बिल्कुल सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो नेक्स्ट देखिए, किस तापमान और वातावरण में एक कार्बन कंपोजिशन अवरोध रोड को इसकी तैयारी के दौरान ढाला जाने की आवश्यकता होगी। तो किस तापमान के दौरान हम ढाल सकते हैं कार्बन कंपोजिशन अवरोधक रोड को, तो इसके अंदर तापमान आपको याद रखना है, हाइड्रोजन 1400 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसके अंदर आपको याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए और एग्जाम का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। लगभग एग्जाम के अंदर पूछा गया, हरियाणा वाले एग्जाम के अंदर तो ये काफ़ी फेवरेट बना हुआ है। यहाँ पर क्या है, आपको रजिस्टेंस कलर कोडिंग, जो 4 बैंड हमारे पास रजिस्टर है, और दाएं से बाएं क्या है, हमें बढ़ना है, दाएं से बाएं बढ़ना है हमें। और जिसके अंदर जो हमारे पास कौन सा बैंड जो होगा, कौन सा जो हमारे पास बैंड होगा, वो सहिष्णुता बताएगा, यानी कि टॉलरेंस बताएगा। ठीक है, थोड़ी सी हिंदी में गड़बड़ हो सकती है, ध्यान रखना। टॉलरेंस मतलब होता है इसका, टॉलरेंस कौन सा बैंड बताएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। टॉलरेंस की बात करें तो हमारे पास मान लीजिए 4 बैंड की बात करते हैं, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 बैंड है। और ये हो गया हमारे पास दायां साइड, ये हो गया हमारे पास बायां साइड। ठीक है, दायां और बायां। अब हमें दाएं से बाएं बढ़ना है, और हमारे पास टॉलरेंस कौन सा बैंड बताता है, तो आप सभी को पता है लास्ट वाला हमेशा टॉलरेंस बताता है। तो अगर दाएं से बाएं बढ़ेंगे तो आपको पहला जो बैंड दिखाई देगा, तो वही हमें क्या बताएगा, टॉलरेंस बताएगा, और यही हमारे पास प्रथम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको प्रथम की बजाय आपको ये पूछ लेते हैं, अभी हमारे पास जो थर्ड बैंड है वो क्या बताएगा, ये हमें बताता है क्या, गुणांक। ठीक है ना, गुणांक, या फिर हमें बताएगा मल्टीप्लायर। ठीक है ना, मल्टीप्लायर बताएगा भी कितने से हमें गुणा करना है। और इससे आगे और चलें, यानी कि सेकंड बैंड की बात करें इस साइड में, तो ये हमें बताता है क्या, ये हमें बताता है इकाई का अंक। ठीक है ना, ये हमें बताता है इकाई का अंक। और इससे आगे चलें तो ये हमें क्या बताएगा, दहाई का अंक बताता है। ठीक है ना, ये सारे मैंने आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से डिटेल से बता दिया। तो ये तो मैंने आपको 4 बैंड के बारे में बताया, अब तो आपको 5th बैंड या फिर 6th बैंड के बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी होगा। ठीक है ना, तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे हमारे, नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डिटेल से मैं आपको बताऊंगा 5 बैंड क्या होते हैं, 6 बैंड क्या होते हैं। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, इसके अंदर भी 66 नंबर है। खालिस्तान का उपयोग एक प्रतिरोध को आउटपुट करने के लिए किया जाता है, और जो उस पर लागू वोल्टेज का एक कार्य होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता होना चाहिए। एक तो हमारे पास होता है क्या, रियोस्टेट, रियोस्टेट होता है। ठीक है ना, एक हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियोमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर होता है। ठीक है, अगर हमें प्रतिरोध की कम वैल्यू मापनी हो, थोड़ी सी वैल्यू मापनी हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे आउटपुट देखने के लिए। और अगर हमें बड़ी वैल्यू मापनी हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, रियोस्टेट का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, लेकिन पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या है हमारे पास,
लागू वोल्टेज का क्या है कार्य इसके अंदर होता है, इसके अंदर हमारे पास नहीं होता। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होता है पोटेंशियोमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा इसका। उसके बाद क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 67 नंबर क्वेश्चन है। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर सेमीकंडक्टर में लगभग एक खालिस्तान वैलेंस बैंड और एक लगभग क्या दे रखा है इसके अंदर कंडक्शन बैंड और निषिद्ध बैंड क्या क्या होते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानते हैं हम। तो देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, हमारे पास क्या होता है सेमीकंडक्टर पदार्थ के अंदर, जैसे कि हमारे पास एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है इसके अंदर कंडक्शन बैंड होता है। ठीक है ना, वैलेंस और कंडक्शन बैंड। हमारे पास क्या है, ये मान लीजिए वैलेंस बैंड है, ये हमारे पास क्या है कंडक्शन बैंड है। तो अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर कोई क्या है पदार्थ है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो वैलेंस बैंड होगा वो तो क्या होगा पूरा खाली होगा। ठीक है ना, वैलेंस बैंड हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड क्या है इसके अंदर फुल होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड हमारे पास क्या है इसके अंदर फुल होता है। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या है फुल होगा। और जो कंडक्शन बैंड इसके अंदर होता है हमारे पास, वो क्या होता है इसके अंदर खाली होता है। ठीक है ना, कंडक्शन बैंड क्या होता है खाली होता है। और इनके बीच का जो गैप होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं नैरो बोलते हैं। ठीक है ना, नैरो बोलते हैं। तो ये बात तो है किसकी, सेमीकंडक्टर की। अगर आपको इसके अलावा मान लीजिए कंडक्टर के बारे में पूछ ले, तो ये तो हमने देख लिया सेमीकंडक्टर के बारे में, इसका क्या है राइट आंसर ये होगा। अगर हम बात करते हैं मान लीजिए इंसुलेटर की, ठीक है ना, ये मान लीजिए इंसुलेटर की बात करते हैं। इंसुलेटर की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास किस तरह से एनर्जी गैप बनेगा, तो इसके अंदर मान लीजिए हमारे पास वैलेंस बैंड है और इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। तो इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग मानते हैं 20 इलेक्ट्रोवोल्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, और आपको यहाँ पर 5 इलेक्ट्रोवोल्ट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, दोनों में से एक राइट आंसर आपको क्या है क्लिक करना होगा। ठीक है, कई बुक के अंदर क्या है 20 इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखा है और कहीं कहीं पर क्या है 5 इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखा है। तो मोस्टली क्या है 5 इलेक्ट्रोवोल्ट वाला ही क्या है राइट आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से क्या है इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं होता और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में नहीं मिल सकते। ठीक है ना, ये बात तो हो गई किसकी, इंसुलेटर की। अब बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर में क्या होता है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है कंडक्टर के अंदर बैंड बनते हैं इस तरह से। तो ये बैंड तो हमारे पास हो गया कौन सा, इतना बैंड तो हो गया हमारे पास वैलेंस बैंड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये कौन सा हो गया कंडक्शन बैंड हो गया। और ये एक दूसरे से क्या है ओवरलैप होते हैं, इनके बीच में गैप कुछ नहीं होता। कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर क्या है ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप होंगे तो इसके अंदर क्या है करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, तभी हमारे पास कंडक्टर के अंदर क्या है करंट फ्लो होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया एनर्जी बैंड जो बनता है किस तरह से होता है, इसकी थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ भी आ गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि निम्नलिखित कारकों में से किसका उपयोग एक आंतरिक अर्धचालक की चालन संपत्ति को भिन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, हमारे पास जो आंतरिक अर्धचालक है उसकी हमें जो है वो संपत्ति जो है उसकी चालन संपत्ति यानी कि कंडक्शन की जो प्रॉपर्टी है, कंडक्शन की प्रॉपर्टी उसको हमें अलग करना है किसी सेमीकंडक्टर पदार्थ को। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसका क्या है तापमान बढ़ाकर क्या है उसकी चालकता वो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर मेन बात यही रहेगी, अगर आपको बोला जाए 0 डिग्री केल्विन अगर आपके पास तापमान है, तो हमारे पास कोई भी जो अर्धचालक होगा वो किसकी तरह काम करेगा, वो काम करता है इंसुलेटर की तरह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना यहाँ पर। और अगर आपके पास 300 डिग्री केल्विन होगा तापमान, तो हमारे पास जो भी इंसुलेटर है वो क्या करेगा, एक कंडक्टर की तरह काम करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमें डिपेंड किस पे हो रहे हैं, डिपेंड हमारे पास हो रहा है तापमान पे। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा, तापमान ही होगा। थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया, मानता हूँ मैं एक थोड़ा सा जो एग्ज़ाम हुआ था थोड़ा सा लेवल था इसका, ये काफ़ी अच्छा लेवल दे रखा है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड क्रिएट ए एन टाइप सेमीकंडक्टर। थोड़ी सी इसकी जानकारी लेते देखिए। हमारे पास एक तो क्या होता है, एक तो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, इसे हम बोलते हैं बिल्कुल शुद्ध।
यानी कि प्योर हमारे पास ये अर्धचालक होता है। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं आपको देखने को मिलेगी। एक्सट्रेंसिक की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये होता है अशुद्ध, और अशुद्ध होगा तो इसके अंदर हमें मिलावट तो करनी पड़ेगी। मिलावट करेंगे तो इसके अंदर दो टाइप की मिलावट होती है, एक तो होती है पी टाइप की, एक इसके अंदर क्या होती है, एन टाइप की मिलावट होती है। अगर हम बात करें पी टाइप की मिलावट की तो इसके अंदर हम मिलाते हैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, यानी कि 3 जो इसके अंदर लास्ट के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसकी इम्प्योरिटी हम इसमें मिलाते हैं, और एन टाइप के अंदर हम मिलाते हैं हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, एन टाइप के अंदर मैंने आपको अभी बताया बट एन टाइप के अंदर हमारे पास पेंटावेलेंट तो इम्प्योरिटी होगी, ठीक है ना, और हमारे पास ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ये आता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। तो पेंटावेलेंट तो इम्प्योरिटी होगी इसके अंदर, और एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ये आएगा। तो यानी कि बी और डी इसका राइट आंसर होगा। बी और डी कहाँ पर दे रखा है, बी और डी, ये इसका क्या है, राइट आंसर बनता है, ना कि इसका क्या है, सी आंसर होगा। ठीक है ना, जस्ट वेट। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर पता चल गया होगा कौन सा होता है। ठीक है ना, बिल्कुल मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। इसका आंसर सी नहीं होगा, क्योंकि सी के अंदर क्या दे रखा है, ये कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास नहीं होता, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आईसी के बारे में, काफ़ी अच्छा है। जो हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आईसी के लिए उपयोग करने का एक फ़ायदा दर्शाता है। तो आईसी आप सभी को पता है कम बिजली डिसिपेशन, ये तो नहीं है, ठीक है ना, लो पावर डिसिपेशन नहीं करती। इजी इसके अंदर कंडक्टर्स के हस्तक्षेप में आसानी, ये भी नहीं होता। और इसके अंदर क्या दे रखा है हमारे पास, उच्च वोल्टेज पर कैपेसिटर का असीमित मूल्य, ये भी नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है जो हमारे पास आईसी होती है बिल्कुल छोटी सी होती है, जो बहुत कम क्या है पावर खपत, यानी कि इसके अंदर क्या है, बिजली की खपत इसके अंदर होती है। ठीक है ना, तो बहुत कम इसके अंदर बिजली खपत होती है। आपने देखा होगा आईसी वगैरह सारी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पर लगाते हैं, और उनके अंदर वोल्टेज लेवल बिल्कुल थोड़ा सा होता है, और पावर वो क्या है, बिल्कुल कम ही खपत करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आप, ये क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, कोड खालिस्तान एक लीनियर आईसी को दर्शाता है। तो लीनियर आईसी को कौन सा कोड दर्शाएगा, तो यहाँ पर सभी दे रखा है हमारे पास, LH दे रखा है, LS दे रखा है, CD दे रखा है, और L5 दे रखा है। तो मैं आपको थोड़ा सा आईसी के बारे में डिटेल से बता देता हूँ, जो कि आपका कोई डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। ओके, तो चलते हैं डाउट पे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, जो हमारे पास आईसी होती है उसके डेजिग्नेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या उसके क्या है काम होते हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी आईसी यूज करते हैं। सबसे पहले क्या है, फेयर चाइल्ड के लिए देखें तो इसमें माइक्रो वाली आईसी यूज देखने को मिलेगी, आपको माइक्रो लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, नेशनल सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसके अंदर LH आपको देखने को मिलेगा, LM देखने को मिलेगा, LF होता है, TBA होता है। ये सारी कौन सी होती है हमारे पास, नेशनल सेमीकंडक्टर है, इन्हीं को हम बोलते हैं लीनियर आईसी। ओके, अगला हमारे पास क्या है, मोटरोला की बात करें तो इसके अंदर MC मोटरोला नाम आ गया, इसके अंदर MC MCF हो गया। RCA जो हमारे पास कैटेगरी आईसी होती है उसके अंदर क्या होता है, CA और CD की हम आईसी यूज करते हैं, CA और CD के लिए। उसके बाद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के अंदर SN कैटेगरी यूज करते हैं, और सिग्नेटिक के अंदर क्या करते हैं, NSNE हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर बर्बर ब्राउन की क्या है हम ऐसे यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर क्या है BB यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल बताई आईसी के बारे में। तो हमारे पास लीनियर आईसी कौन सी होगी उसके अंदर, तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर के साथ में। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है द कोड ऑफ डिनोटेड लीनियर आईसी। तो लीनियर आईसी मैंने आपको बता दी, जो सेमीकंडक्टर वाली होती है, जो कि क्या है LH कैटेगरी के अंदर ही आएगी। ठीक है, तो आसानी से पता चल गया होगा आपको। उसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, जो हमारे पास MISI यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड जो चिप होती है, इसके अंदर कितने कंपोनेंट कंटेन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल से बताता हूँ, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से अगर क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो अब चलते हैं पूरी डिटेल से। तो यहाँ पर सभी जो हमारे पास चिप होती है अलग अलग प्रकार की, उनके बारे में देखते हैं क्या क्या दे रखा है।
SSI, सबसे पहले हमारे पास स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर लेस देन 100 कंपोनेंट से हमारे पास कम होता है, और 10 इसके अंदर क्या है गेट यूज़ करते हैं, 2 नहीं सॉरी 10 होते हैं, 10 गेट इसके अंदर यूज़ करते हैं। अगला क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है MSI यानी कि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हैव मोर देन 10, लेकिन 100 से कम होगा, ठीक है ना। 500 कंपोनेंट तो इसके अंदर दे रखे हैं, 500 से क्या है इसके अंदर कम होते हैं। और यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर गेट की बात करें तो इसके अंदर क्या है 10, बट क्या है लेस देन 100 हमारे पास होते हैं, 100 से कम होते हैं। तो यही उसके अंदर पूछा गया था, तो हमारे पास ये राइट आंसर इसका होगा। थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल से। LSI की बात करें, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास कंपोनेंट बिटवीन क्या होंगे 500 से लेकर क्या है 3 लाख तक दे रखे हैं। ये काफ़ी अलग अलग मैटर आपको मिल सकता है यहाँ पर, जो कुछ एक बुक है वहाँ पर क्या है 1 लाख तक दे रखा है, कुछ एक बुक के अंदर क्या है 3 लाख दे रखा है। तो थोड़ा सा हम एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर लगभग 1 लाख तक मानेंगे, 3 लाख काफ़ी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आप 1 लाख तक आपको इनको याद कर सकते हो, ठीक है। और वेरी लार्ज जो हमारे पास स्केल इंटीग्रेशन होता है, इनकी फुल फॉर्म भी आपको देखनी है साथ साथ में। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या है लगभग 3 लाख से क्या है ज़्यादा होंगे, ठीक है ना, इसमें 3 लाख से ज़्यादा होंगे। और हमारे पास नेक्स्ट कौन सा होता है VVLSI, वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास 15 लाख से क्या है ज़्यादा इसके अंदर क्या है कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल बता दी है। अब चलते हैं अपने टेक्स्ट पेपर पे, देखते हैं क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक MSI चिप जो है हमारे पास है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन चिप जो है, इसके अंदर कितने घटक होते हैं, कितने कंपोनेंट होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 10 से अधिक और 100 से क्या है कम होंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास ऑप्शन वैसे ही कट हो रहा है, 10 से कम तो होते नहीं है। और 1000 से वाला भी ऑप्शन हमारे पास वैसे ही कट हो रहा है, 1000 से कम और 100 से अधिक हमारे पास वैसे ही नहीं होता। तो इसके अंदर 100 से क्या है हमारे पास कम ही होंगे और 10 से क्या है अधिक होंगे, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर बनता है। कई बार क्या है क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ लें, जो क्या है थोड़े से आप ऑप्शन को कट करते हुए चले जाओगे ना, तो आप क्या आंसर पर पहुंच सकते हो। यहाँ देखिए, वे उपकरण जो एक ग्राफ शीट पर मापी जा रही मात्रा की रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि इसके अंदर रीडिंग पूरी है वो रिकॉर्ड होती है, और उन्हें कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनकी डिटेल देखते हैं थोड़ी सी हम। इसके अंदर क्या है, एक तो होता है इंडिकेटिंग, एक तो होता है इंडिकेटिंग, एक होता है इंटीग्रेटिंग, एक होता है ग्राफिक, एक होता है रिकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इंडिकेटिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास एनर्जी मीटर वगैरह होते हैं, यानी कि एनर्जी मीटर नहीं सॉरी यहाँ पर एमीटर वगैरह जो होंगे, ठीक है, एमीटर जो होते हैं उसके अंदर इस तरह से डिफ्लेक्शन लगी होती है, ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। ये हमारे पास पॉइंटर होता है जो कि क्या इंडिकेट करता रहता है। तो ये कौन सा होगा, इंडिकेटिंग टाइप में आता है, ठीक है। दूसरा, जितने हमारे पास इंटीग्रेटिंग में कौन से इंस्ट्रूमेंट आएंगे, ये मैंने आपको अभी बताया था। जो एनर्जी मीटर की बात करें तो एनर्जी मीटर क्या है हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अगला हमारे पास एक होता है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट भी होता है, जो क्या करता है, जो पूरी जो ग्राफ शीट है उसको रिकॉर्ड की क्या है रीडिंग निकाल देता है। जैसे कि आपने देखा होगा ECG वगैरह करवाते हैं, ठीक है ना, ECG वगैरह करवाते हैं तो उसकी पूरी रीडिंग जो है वो क्या है निकाल देते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या है क्या दिक्कत आ रही है। तो डॉक्टर वगैरह करते हैं ECG वगैरह, तो वहाँ पर क्या है रिकॉर्डिंग टाइप में काम आता है, ठीक है ना। ये रिकॉर्डिंग कर रहा है पीछे की बातें सारी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो ये क्वेश्चन आपको डिटेल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है, खालिस्तान टॉक को सूचक को इसमें स्थानांतरित करने के लिए एक संकेत उपकरण पर लगाया जाता है, ठीक है ना। जो हमारे पास टॉक जो होता है उसको हम नियंत्रित करेंगे। थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं। खालिस्तान टॉक इज अप्लाइड टू एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट टू मूव द पॉइंटिंग। जो हमारे पास पॉइंटर मूव करता रहता है उसको हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्टिंग जो होगी उसके अंदर, तब हम उसके ऊपर क्या है टॉर्क लगाते हैं, जो कि क्या है हमारे पास डिफ्लेक्शन वो क्या है मूव ना करे पॉइंटर, ठीक है ना, अच्छी तरह से सही रहे पॉइंटर, बिल्कुल मूव ना करे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्या दे रखा है,
एक मापने वाला उपकरण जो नियंत्रण टॉर्क लगाने के लिए गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करता है, केवल खालिस्तान स्थिति के में उपयोग किया जाता है। कौन सी स्थिति में उपयोग करेंगे? तो इसके अंदर हमारे पास जो टॉर्क को नियंत्रण करने के लिए हम कौन सा लगाएंगे? वर्टिकल कंडीशन में लगाते हैं, हमेशा खड़ी पोजीशन में लगाते हैं। तो आपको पता ही होगा, जैसे कि कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर जो पॉइंटर लगेगा हमारे पास, पॉइंटर हमेशा क्या है, इस तरह से वर्टिकल पोजीशन में लगता है, ना कि क्या है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लगता है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, देखिए नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इल्यूमिनेशन के बारे में दे रखा है। इल्यूमिनेशन की हमारे पास यूनिट क्या होगी? तो इल्यूमिनेशन की यूनिट की बात करें तो ये तो आपको पता होगा, इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है? लक्स इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है। थोड़ी सी हम और जानकारी लेते हैं। लक्स तो हमारे पास इल्यूमिनेशन की यूनिट हो गई। जैसे कि आपको पूछ ले यहाँ पर कैंडला किसकी यूनिट होती है? तो कैंडला हमारे पास किसकी यूनिट होती है? ज्योति तीव्रता की। कैंडला किसकी यूनिट होती है? ज्योति तीव्रता की इकाई होती है कैंडला। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दे रखा है ल्यूमेन। ल्यूमेन किसकी यूनिट होती है? ल्यूमेन होती है ल्यूमिनस फ्लक्स की। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है? ल्यूमेन होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर फ्लक्स दे दिया तो इसकी इकाई तो आप सभी को पता होता है, इसकी इकाई होती है वेबर। ठीक है ना, इसकी इकाई क्या होगी? वेबर होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, एक कैंडल के स्रोत के प्रति इकाई ठोस कोण में निहित फ्लक्स को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, अगर हम एक कैंडल फ्लक्स की बात करें, कैंडल की बात करें, एक कैंडला की बात करें, तो वो क्या होती है हमारे पास? फ्लक्स बटा में क्या है? सॉलिड एंगल होगा, यानी कि ठोस कोण होगा हमारे पास, सॉलिड एंगल होता है। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास बनेगा, एक कैंडल बराबर फाई बटा में सॉलिड एंगल, ये किसके बराबर होता है? ये हमारे पास बराबर होता है किसके? ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बराबर होता है। तो इसका मुझे राइट आंसर लग रहा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा। तो एक बार आप सभी भी क्या है अपनी तरफ से सुझाव जरूर दें भी इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है हमारे पास? उसके बाद दे रखा है, किसी भी सतह पर एक बिंदु पर रोशनी सतह और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी के वर्ग के खालिस्तान है। ठीक है ना, उसके दूरी के वर्ग के खालिस्तान क्या होगा ये देखिए। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, ई बराबर हमारे पास क्या होता है? ई बराबर होता है आई बटा में डी स्क्वेयर। तो अब आप बोलोगे ई क्या होता है जी? तो ई हमारे पास होता है इल्यूमिनेशन और आई हमारे पास होता है ज्योति तीव्रता। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको पूछ लिया गया, जो हमारे पास इल्यूमिनेशन एट दी पॉइंट, इल्यूमिनेशन जो है वो किसी पॉइंट पर डिस्टेंस के क्या होता है? तो डिस्टेंस के आपको दिखाई दे रहा होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनली है, यानी कि विपरीत अनुपातिक है। ठीक है, यहाँ पर बोल रखा है डिस्टेंस के, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ई बराबर आई बटा में डी स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। अगला क्या दे रखा है, किस सिद्धांत पर फ्यूज काम करता है? तो ये तो आप सभी को पता है, करंट के क्या है तापीय प्रभाव होता है, उस पर फ्यूज काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कौन से फ्यूज का आकार बड़े होते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमारे पास अगर जो आकार की बात करें तो जो हमारे पास डीसी फ्यूज होते हैं उनके आकार बड़े होते हैं और एसी फ्यूज के आकार क्या है? छोटे होते हैं। कंपैरिजन किसके? डीसी फ्यूज के कंपैरिजन में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से एक उच्च वोल्टेज फ्यूज होता है। उच्च वोल्टेज हाई वोल्टेज फ्यूज कौन सा होगा? तो ये होता है कारतूस प्रकार के HRC फ्यूज। थोड़ा सा मैं आपको फ्यूज की डिटेल बता ही देता हूँ कि फ्यूज के बारे में पूरी जानकारी हम ले लेते हैं, किस किस प्रकार के फ्यूज हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फ्यूज के बारे में, फ्यूज जो हमारे पास है एक तो होता है AC, एक होता है हमारे पास DC। DC का सबसे बड़ा आकार होता है, AC का कम होता है। AC के अंदर आगे दो कैटेगरी है, एक तो होता है लो वोल्टेज फ्यूज, एक होता है हाई वोल्टेज फ्यूज। लो वोल्टेज फ्यूज के अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होता है कार्टेज फ्यूज, एक होता है रिवायरेबल, एक होता है स्ट्राइकर, एक होता है स्विच टाइप, एक होता है ड्रॉप आउट टाइप। ठीक है ना, और आगे हमारे पास देखें इसके अंदर, आगे हमारे पास इसके अंदर क्या है, कार्ट्रिज फ्यूज के अंदर एक होता है डी टाइप फ्यूज, एक होता है लिंक टाइप फ्यूज। ठीक है ना, और इसी के आगे और देखें तो एक हमारे पास होता है ब्लेड टाइप फ्यूज और एक होता है बोल्टेड टाइप फ्यूज। ठीक है ना, इतना हमें डिटेल से वैसे जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ तक ध्यान रखना है कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में कौन कौन से आते हैं। यहाँ पर क्या है, जो हाई वोल्टेज फ्यूज है उसके अंदर कार्ट्रिज टाइप जो हमारे पास HRC फ्यूज होंगे इसके अंदर। ठीक है ना,
और यहाँ पर लिक्विड टाइप HRC होंगे और यहाँ पर एक्सक्लूजन टाइप HRC होंगे। तो सारे HRC की बात हो रही है। तो आपको ये क्वेश्चन में यही पूछा था हाई वोल्टेज कौन सा होगा, तो वो होगा HRC फ्यूज। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। HRC फ्यूज हमारे पास इस कैटेगरी में आएगा, हाई वोल्टेज की कैटेगरी में। उसके बाद आपको पूछा गया है बक्कल्स रिले एक सुरक्षा रिले है, ये आप सभी को पता है, ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। तेल में डूबे हुए ट्रांसफार्मर में किया जाता है, ठीक है ना। तो तेल के अंदर जो अगर इंटरनल फॉल्ट वगैरह हो जाए तो ये इंडिकेट कर देती है, ठीक है ना। और बक्कल्स रिले किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा, यहाँ पर आपको क्या पूछा है, किन परिस्थितियों में काम नहीं करेगा। अगर हमारे तेल जो है ट्रांसफार्मर का, उसका जो तेल का स्तर है वो नीचा मतलब स्तर गिरता है, यानी कि कम होता है, नीचा होता है स्तर तेल का, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, बफल प्लेट का क्या है, संचलन नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो ये बक्कल्स रिले होती है उसके अंदर क्या है, एक बफल प्लेट होती है, उसका क्या है वो संचलन नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 83 नंबर। व्हाट लेड टू फ्रैक्चर्स टू इलेक्ट्रिकल वायर स्टैंड। क्या बिजली के तार स्टैंड के फ्रैक्चर का कारण बन सकते हैं? बिल्कुल जी। अगर हमारे पास जो तार है वो ज़्यादा एक्सेसिव क्रिम्प हो जाए, ज़्यादा क्या है उन तार के अंदर एंठ ना जाए तो तार फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी क्या ज़्यादा तार को क्या हमें मोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है कौन सा वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की गाढ़ा घुमावदार में संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो ये संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको किस ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सैंडविच हम यूज़ नहीं करते, क्रॉस ओवर यूज़ करते हैं, हेलिकल टाइप यूज़ करते हैं, डिस्क टाइप हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो सैंडविच हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमारे पास किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों का उपयोग बिजली उपकरणों में बिजली आग निकालने के लिए बिजली की आग को निकालने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत दे रखा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या है, जो वर्ग होगा, वर्ग डी जो प्रकार का होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास कौन सी होती है, बिजली उपकरणों में के अंदर क्या है आग लगी होती है, उनको हम मानते हैं डी जो हमारे पास कैटेगरी होती है उसके अंदर, ठीक है। और इनको बुझाने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, CTC यूज़ करते हैं या फिर हम CO2 यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अगला क्या दे रखा है देखिए, नेक्स्ट दे रखा है हिंदी में चलते हैं यहाँ पर। वर्ग ए एक्सटिंग्विशर की क्या भूमिका होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो वर्ग ए होता है हमारे पास वो कागज़ या लकड़ी की जो आग लग जाती है उसके अंदर हमारे पास वर्ग ए आता है। वर्ग बी किसके अंदर आता है, वर्ग जो आपको क्या बी की बात करें तो वर्ग बी आता है अगर तरल पदार्थ के अंदर कोई आग लग जाए, जैसे पेट्रोल वगैरह के अंदर आग लगती है उसके कारण आग लगेगी तो वर्ग बी के अंदर आएगा। और वर्ग सी की बात करें तो ये हमारे पास क्या होता है, जो गैस के कारण आग लगती है, गैस के कारण, वो हमारे पास वर्ग सी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के एक्सटिंग्विशर के बारे में कौन सा बयान गलत है, गलत बताना है। तो पानी के बारे में देखें तो वर्ग ए आग के लिए प्रयुक्त है, बिल्कुल सही है। अगर हमारे पास कागज़ वगैरह की आग लगे तो उसके अंदर पानी वाला एक्सटिंग्विशर यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। बी और सी आग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई तेल वगैरह की आग लगी तो वहाँ पर पानी आप नहीं डाल सकते, ठीक है। अग्नि त्रिकोण का ताप तत्व लेकर आग को बुझाता है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होता हमारे पास, ठीक है, सॉरी ये होता है, ठीक है ना, ये होता है। अगला हमारे पास क्या है, ये बयान बिल्कुल गलत है भी, अग्नि त्रिकोण का ऑक्सीजन तत्व लेकर, ऑक्सीजन तत्व नहीं लेता, वो ताप तत्व लेता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये इसके अंदर क्या है, बयान गलत दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तार स्थापना के बाद परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जब मान लीजिए हमने कोई केबल है उसको अंडरग्राउंड बिछा दिया तो उसका हम परीक्षण करेंगे भी वो केबल शॉर्ट है या नहीं, तो उसका हम परीक्षण करेंगे, तो उसका हम किससे परीक्षण करेंगे, मैगर से परीक्षण करते हैं भी हमारे पास वायर कहीं पर उसका इंसुलेशन वगैरह कहीं पर शॉर्ट तो नहीं हुआ है, ठीक है। और मैगर का आपको पता होना चाहिए, एक एग्जाम के अंदर फेवरेट क्वेश्चन होता है काफ़ी, ठीक है ना। मैगर हम यूज़ किस लिए करते हैं, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, हाई इंसुलेशन रजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, रजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज़ क्या करेंगे हम, मैगर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पर 89, ग्राउंडेड कनेक्शन के लिए किस रंग के तार का उपयोग किया जाता है, ग्राउंडिंग कनेक्शन के लिए। तो ग्राउंडिंग के लिए आप सभी को पता है हरा रंग होता है, ठीक है ना। हमारे पास एक तो होता है रेड, एक होता है ब्लैक
और एक होता है हमारे पास ग्रीन होता है। ब्रेक तो हमारे पास है वो नेगेटिव तार होता है यानी कि न्यूट्रल के लिए। रेड हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव तार के लिए यानी फेज़ के लिए। और ग्रीन हमारे पास क्या होता है, ग्रीन हम यूज़ करते हैं अर्थिंग के लिए, ठीक है ना, ग्राउंडिंग के लिए। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कौन सा कारक किसी भी विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करता, ठीक है ना। तो प्रभावित नहीं करेगा, तापमान बिल्कुल प्रभावित करता है, कंडक्टर का आकार भी बिल्कुल प्रभावित करता है, चाहे ज़मीन के ऊपर या नीचे हो ये भी प्रभावित करेगा, हम ऊपर लगाएं या नीचे लगाएंगे उसमें इफेक्ट पड़ता है केबल पे, लेकिन रंग कोड पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं हमने, जो कि सारे क्वेश्चंस क्या है जो लाइनमैन से रिलेटेड है, HSSC लाइनमैन के अंदर पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। और थोड़ा सा मानता हूँ लेवल काफ़ी अच्छा पूछा गया है, ठीक है ना, काफ़ी बढ़िया लेवल पूछ रखा है एग्ज़ाम से में जो लाइनमैन के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा ये लेवल दे रखा है। तो इसी तरह का हमारे पास ये मान लीजिए हमने मॉर्निंग शिफ्ट का कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो आफ्टरनून का एग्ज़ाम है उसकी मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी तरह से करवाऊंगा। और अगर ये जो हमने सॉल्यूशन किया है इसके अंदर आपको लगे भी कोई डाउट है, हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होना चाहिए, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी तरफ से एक बार सुझाव ज़रूर दें भी इसके अंदर हमें ये लग रहा है जी ये ज़रूर आना चाहिए, ठीक है ना। मैंने अपनी तरफ से पूरा जो मैंने इसका निचोड़ निकाल के आपको बता दिया भी ये इसके राइट आंसर बनते हैं, ठीक है। आपकी तरफ से भी क्या है कोई आपको सुझाव हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। और बस आप अपने दोस्तों के साथ क्या है इसको शेयर कीजिए। और हरियाणा लाइनमैन की क्या है अच्छी तरह से आप तैयारी में लगे रहिए। कोई भी आपको डाउट लगे तो आप एनी टाइम कभी भी क्या है आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा उसके साथ। ओके, थैंक यू।